हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम दक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मैंने आपको पार्ट 1 में कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेटिकल लेटर की रैंकिंग याद कराई थी और आज हम इससे आगे चलेंगे। तो मैंने आपको अल्फाबेटिकल लेटर की जो रैंकिंग याद करने का एक ऐसा तरीका बताया था जिससे आप उस रैंकिंग को कभी नहीं भूल सकते। मैंने कोशिश की थी कि प्रत्येक अल्फाबेटिकल लेटर को उसकी प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करें और जिसके थ्रू आप लंबे समय तक अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू को याद रख पाओ। मैंने आपको पहले बताया था हम टॉपिक पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग, और ये ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मैंने बताया था इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले नंबर कोडिंग से बनते हैं, दूसरा आपके लेटर कोडिंग से पूछे जाते हैं, तीसरा इसमें मिक्स कोडिंग होता है, और चौथा जो टाइप होता है कंडीशनल कोडिंग होती है, और लास्ट जो टाइप होगा इसमें मैट्रिक्स कोडिंग होगा। आप देखते हो बुकों में ज्यादातर टॉपिक में दिया होता है मैट्रिक्स कोडिंग एक अलग ही टॉपिक है, पर ये कुछ अलग नहीं है, ये भी एक प्रकार की कोडिंग है जिसे मैं आपको इसी के साथ ही पढ़ाऊंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज हम याद करेंगे अल्फाबेटिकल लेटर के अपोजिट लेटरों को याद करेंगे, क्योंकि आपको पता है अपोजिट लेटर के बेसिस पर भी हमारे पैटर्न बनेंगे। जब तक आपको अपोजिट लेटर याद नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ नहीं पाओगे। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से आप अपोजिट लेटर को याद रखोगे। सबसे पहले आपको अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में पता होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मैं आपको पहले इन अल्फाबेटिकल लेटर की रैंकिंग याद करा चुका हूं। आज हमारा प्रयास रहेगा कि मैं आपको इनके अपोजिट लेटरों के बारे में बताऊं और आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो अपोजिट लेटर का मतलब क्या होता है कि मैंने बताया था जब भी कोई अल्फाबेटिकल जो सीरीज लिखी जाती है वो लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती है। ये इसका लेफ्ट होता है, और इधर सीधी लिखते हैं तो ये इसका राइट होता है। मैंने घुमा के इसलिए लिख दिया है कि आपको मैं आसानी से अपोजिट लेटर के बारे में बता पाऊंगा। तो मैं कहूं अगर भाई हम रैंकिंग कहां से देना, यहां से लिखना शुरू किया था हमने अल्फाबेटिकल सीरीज को, तो पहला क्रम इसका होगा, दूसरा इसका, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। मैं आपको इन रैंकिंग को पहली पार्ट में याद करा चुका हूं। आज हमारी कोशिश रहेगी अपोजिट लेटर को याद करना। देखो अगर मैं बात करूं, ये होता है लेफ्ट हैंड और इधर होता है इसका राइट हैंड। अगर हम लेफ्ट से देखें तो पहले पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अगर राइट से देखोगे तो पहले पर आएगा जेड। अगर हम अल्फाबेटिकल लेटर को ए से लेकर जेड तक लिखते सीधे, मैंने यहां से घुमा के इसलिए लिखा है कि अपोजिट लेटर एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। वैसे जी इसका क्या होता है, जेड जो लिखा हुआ है, जेड आपका राइट हैंड पर लिखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं? तो आपको जो जब मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज को लिखना शुरू किया तो लेफ्ट से राइट की ओर लिखना किया था शुरू। जो अल्फाबेटिकल लेटर जो है लेफ्ट से पहले क्रम पर होगा, जो राइट से पहले क्रम पर होगा, वो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जो अल्फाबेटिकल लेटर जो है लेफ्ट से दूसरे पर होगा और जो राइट से दूसरे पर होगा, वो अल्फाबेटिकल लेटर क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये जो आपस में एक दूसरे के नीचे अल्फाबेटिकल लेटर लिखे हुए हैं, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप कह सकते हो सर, अगर आपसे पूछा जाए क्या ए के अपोजिट क्या होता है, तो आप कहोगे जेड होता है। अगर आपसे कहा जाए बी के अपोजिट क्या होता है, तो आप कहोगे वाई होता है। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए सी के अपोजिट क्या होगा, एक्स होगा, और डी के अपोजिट डब्ल्यू होगा, और ई के अपोजिट क्या होता है, बी, और एफ के अपोजिट आपका क्या रहेगा, यू, और जी के अपोजिट टी होगा, और एच के अपोजिट एस, और आई के अपोजिट क्या होगा, आर, जे के अपोजिट क्यू, और के अपोजिट क्या होगा, पी, और एल के अपोजिट ओ, और एम के अपोजिट एन। कहने का मतलब क्या है, जो अल्फाबेटिकल लेटर एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आप इन्हें इस तरीके से याद करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और ये आपको इस तरीके से याद नहीं होंगे। तो हम कुछ ऐसे वर्ड जो आपको पहले से याद हैं, उनके थ्रू हम इन्हें क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके सामने ऐसे ही वर्ड लिखूंगा जो आपको पहले से याद होंगे, पर हमारी कोशिश यही रहेगी कि उन वर्डों से हमें ये अपोजिट लेटर याद हो जाएंगे। तो अब देखो इधर, बचपन में जब आपको सबसे पहले यही सिखाया था कि ABCD जो लिखी जाती है, आपसे बोला जाता था कि A to Z क्या करना है आपको, A to Z
A to Z कहने का मतलब क्या है कि A से Z तक आपको ABCD लिखकर लानी है, तो आप कहोगे सर ये क्या है, A और Z एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। मैं आपको बस वो सारे वर्डों के थ्रू याद कराने की कोशिश कर रहा हूं जो वर्ड आपको पहले से पता है। अगर दूसरे वर्ड की बात करें तो बॉय, ये वर्ड आपको पहले से याद है, पर सर आपने क्यों लिखा है आप कह रहे होंगे, इसलिए लिखा गया है कि इसके बेसिस पर आप अपोजिट लेटर को याद रख पाओगे। अगर हम बात करें बी और बाई एक दूसरे के अपोजिट हैं, आप ओ को भूल जाओगे। अगर तीसरे वर्ड की बात करें तो तीसरा होता है क्रैक्स, CRAX। आप C और X को देखोगे तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये वर्ड आपको पहले से याद है। अगर हम बात करें अगला तो C के बाद आपका आएगा D। आप गर्मी में क्या पीते हो, ड्यू, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो DEW, तो D और W क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अगर हम आगे बात करें तो आपका अगला वर्ड आएगा E को किस तरीके से याद रखोगे, तो इवनिंग से याद रखोगे, EVENING, तो आपको पता चलेगा E और B क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। वो सारे वर्ड मैं आपके सामने लिख रहा हूं जो वर्ड आपको पहले से याद है, पर हमारी कोशिश है कि इनके बेसिस पर आप अपोजिट लेटर को याद कर पाओ। अगला क्या रहेगा आपका वर्ड छठा, आप कहोगे सर फुल, FULL, तो कहने का मतलब क्या है कि F और U एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर सातवां बात किया जाए, F होगा G, तो आपने सुना होगा GT रोड, तो G और T आप याद रख सकते हो, G और T क्या है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। अगला लेटर है आपका H का मतलब है हाई स्कूल, और H और S क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। H के अपोजिट S होगा और S के अपोजिट क्या होगा, H होगा। H के बाद आएगा आपका I से आप याद रखोगे इंडियन रेलवे। इसका मतलब क्या है कि I और R अपोजिट टू ईच अदर, कहने का मतलब I और R एक दूसरे के अपोजिट होंगे। I के बाद अगला लेटर आएगा आपका J से आप याद रख सकते हो जैक, क्यून, क्योंकि आप पढ़ोगे और पढ़ने के बाद अगर आपको सफलता हासिल हो जाएगी तो आपको जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, जैक ट्यून मिलेगी। और आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जे और क्यू क्या है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। अगला लेटर आएगा आपका अल्फाबेटिकल लेटर, जे के बाद आएगा के से आप याद रख सकते हो KP, इसे बोल सकते हो कमला पसंद, या आपको पता होगा एक P के मूवी भी आई थी, उसके बेसिस पर भी आप याद रख सकते हो K और P क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं। क्लियर। अगला 12वां आपका अल्फाबेटिकल लेटर आएगा, K के बाद आएगा L। अगर L को मैं याद करने का आपको तरीका बताऊं तो एक वर्ड आपको पहले से याद होगा, उससे आपको 4 अल्फाबेटिकल लेटर के अपोजिट लेटर याद हो जाएंगे। जैसे आपने पहले से पढ़ रखा होगा ये वर्ड जो है LOBE। अगर हम बात करें L और O आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और E और B भी आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो आप इस बेसिस पर इस वर्ड को आपको पहले से याद है और इससे क्या रख सकते हो याद, आप अपोजिट लेटर को याद रख सकते हो। अगला लेटर आएगा आपका, अगला आएगा L के बाद M। अगर M से याद रखना चाहो तो आप रख सकते हो MAN। M और N क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, वर्तमान में आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत फेमस हैं, उनका नाम भी क्या है, नरेंद्र मोदी, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो N और M क्या है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। तो मेरा मकसद एक ही था कि मैं इन वर्डों के बेसिस से आपको अपोजिट लेटर याद करवा पाऊं। मैंने सारे ऐसे ही वर्ड लिखे हैं जो आपको पहले से याद है, बस एक ही मकसद है कि इससे आप अपोजिट लेटर को याद कर पाओ। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई वर्ड हो जिससे आप किसी भी अपोजिट लेटर को याद रख सकते हो तो और अच्छी बात है, नहीं आप इस तरीके से इन्हें याद कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं। अब हम आगे चलते हैं। तो आपको मैंने सबसे पहले अल्फाबेटिकल रैंकिंग के बारे में बताया था और रैंकिंग मैंने आपको याद कराने की कोशिश की थी। अब मैंने आपको अपोजिट लेटर याद कराएं, ये इसलिए कराएं क्योंकि इनके बेसिस पर क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, और क्वेश्चन तभी आप आसानी से पैटर्न को पकड़ पाओगे जब तक आपको अल्फाबेटिकल लेटर की रैंकिंग याद नहीं होगी और अपोजिट लेटर के बारे में पता नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूं, अगला पेज लेते हैं। आपके क्वेश्चन का पूछने का तरीका रहेगा, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में इंडियन को दिस लिखा गया है तो डपर को क्या लिखा जाएगा। नंबर कोडिंग का मतलब क्या होता है, जब भी किसी अल्फाबेटिकल लेटर से
मिलकर बनने वाले वर्ड को नंबर में कोड किया जाता है या अल्फाबेटिकल लेटर को डिजिट में कोड किया जाता है, तो इस टाइप की कोडिंग को हम क्या कहते हैं, नंबर कोडिंग कहते हैं। जो नंबर कोडिंग के क्वेश्चन बनते हैं वो अल्फाबेटिकल लेटर की जो मैंने रैंक याद कराई है आपको, उसके बेसिस पर क्या बनते हैं, उनके पैटर्न बनते हैं। अब आप सबसे पहले काम क्या करोगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रीजनिंग में जो भी चीज आपको गिवन होती है, जो चीज आपको दी गई होती है, सबसे पहला काम होता है कि उसमें आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। अगर पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाओगे, जो आपसे पूछा गया है उसे आप विद इन सेकंड बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इंडियन को दे रखा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में इंडियन को दिस लिखा गया है, तो उसी निश्चित कूट भाषा में डफर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम यही है कि आप सबसे पहले पैटर्न को आइडेंटिफाई करो कि किस बेसिस पर इंडियन को इस तरीके से लिखा गया है। तो आप देखोगे जो भी मैंने आपको प्लेस वैल्यू याद कराई थी वो इसलिए क्या कराई थी कि यहाँ उन प्लेस वैल्यूओं की क्या होगी, आपको नीड होगी, जरूरत होगी, तभी आप पैटर्न को पकड़ पाओगे। तो आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे सर आई की प्लेस वैल्यू होती है 9। अगर हम कहें एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेगा 14 होती है सर। अगर डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4, आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9, और ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, और एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14। आप देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि जो भी प्लेस वैल्यू दे रखी है अल्फाबेटिकल लेटर की, उन्हें क्या कर दिया, यहाँ कंबाइन करके लिखा गया है। तो आपको पैटर्न पता चल गया है कि जो भी अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू दे रखी है उन्हें यहाँ कंबाइन करके लिखा गया है। तो आप इसका आंसर बता सकते हो। अब आपके लिए बेहद आसान हो गया। तो आपको क्या करना है, पहले जो भी आपको अल्फाबेटिकल लेटर दे रखे हैं इस वर्ड में, उनकी आपको क्या करना है, पहले प्लेस वैल्यू लिखनी है, और फिर उसके बाद आप इसका आंसर दे पाओगे आसानी से। मेरी बात ध्यान से सुनो। डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। यू की 21 होती है। पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है। इस पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, और ई 5 होता है, और आर 18 होता है। अगर इनकी प्लेस वैल्यू को कंबाइन करके लिखोगे तो आप कहोगे सर 4, 21, 16, 16, 5 और 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर इंडियन को इस तरीके से लिखा जाए, तो आपसे कहा जाए बताओ डपर को क्या लिखा जाएगा। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो वर्ड ऊपर दे रखा था वो वर्ड सेम नीचे दे रखा है, पर उसका अब की क्या किया गया है, उसका कोड चेंज किया गया है कि पहले इंडियन को इस तरीके से लिखा गया था, अब के इंडियन को इस तरीके से लिखा गया है, तो डपर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम यही है कि आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। रीजनिंग में अगर पैटर्न समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन का आंसर भी आपका विद इन सेकंड आएगा। जो मैंने आपको रैंकिंग याद कराई है उसी के बेसिस पर यहाँ क्या बनेंगे, आपके पैटर्न बनेंगे। तो सबसे पहला काम यही है कि पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, तो नंबर कोडिंग का जब भी क्वेश्चन बनेगा तो जो भी अल्फाबेटिकल लेटर से मिलकर वर्ड बना हुआ है वो उसकी प्लेस वैल्यू के आधार पर ही आपका पैटर्न बनना होगा। तो सबसे पहला काम यही है कि आप क्या करोगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिखोगे। अगर हम बात करें इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 9 होती है, इसकी 14 होगी, इसकी 4 होगी प्लेस वैल्यू, और इसकी 9 होगी, और ये पहले पर आता है और ये 14 पर आएगा। अब आप ऑब्जर्वेशन करो, क्या इन्हें कंबाइन करके लिखा गया है। अगर इन्हें कंबाइन करके लिखा जाता तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू में 9 दिखाई देता, अब आपको 9 नहीं दिखाई दे रहा। अब आप क्या देखोगे कि सर इन्हें कंबाइंड करके तो लिखा गया है, पर अब के क्या किया गया है, जो आपको अल्फाबेटिकल लेटर पीछे दिखाई दे रहा है, पीछे से प्लेस वैल्यू लिखी गई है। एन की प्लेस वैल्यू 14 और इसकी प्लेस वैल्यू 1 और आई की प्लेस वैल्यू 9। तो आपको पता चल रहा है कि प्लेस वैल्यू को पीछे की साइड से लिखा गया है, और आपको पैटर्न पता चल गया कि अब के इसमें प्लेस वैल्यू पीछे की साइड से लिखी गई है। तो आप इसका पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब क्या करोगे, सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू लिखोगे, तो सबसे पहले यहाँ आर की प्लेस वैल्यू आएगी क्योंकि प्लेस वैल्यू पीछे से लिखी गई है। तो आर की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 18 होती है। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 5 होती है। पी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 16 होती है। और एस पी की प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी, आप कहोगे 16 होती है सर। और यू की प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी, तो आप कहोगे सर यू 21 पर आता है। और इस डी की प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी, तो आप कहोगे डी 4 पर आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। अगर आपसे कहा जाएगा, अगर किसी निश्चित कूट भाषा में, देखो
वर्ड में सेम ही ले रहा हूं और पैटर्न प्रत्येक के अलग अलग हैं। अगर मैंने कहा किसी निश्चित कूट भाषा में इंडियन को, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में इंडियन को दिस लिखा गया है तो उसी निश्चित कूट भाषा में डफर को क्या लिखा जाएगा। अब आप देख रहे हो कि मैंने वर्ड सेम लिया है और प्रत्येक बार क्या हो रहा है, उसका पैटर्न चेंज हो रहा है। अब आप इसका आंसर कैसे दे पाओगे, तो आपको पता है नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है और नंबर कोडिंग का क्वेश्चन में क्या होता है कि जो भी पैटर्न बनता है वो अल्फाबेटिकल लेटर की रैंकिंग के बेसिस पर बनता है। तो सबसे पहला काम यही है कि आपको अल्फाबेटिकल लेटर की रैंक में आपको याद करा चुका हूं, तो आपके लिए क्वेश्चन बेहद आसान हो गया होगा। तो सबसे पहले आपको अल्फाबेटिकल लेटर की रैंक लिखनी है। तो आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है। सर एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। अब आपसे पूछा है आई की प्लेस वैल्यू, तो आप कहोगे सर 9 होती है। और ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। तो अब क्या करना है, अब देखो क्या सबसे पहले काम यही है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि किसी निश्चित कूट भाषा में इंडियन को दिस लिखा गया है तो उसी निश्चित कूट भाषा में डपर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम यही है कि आपने इनकी प्लेस वैल्यू लिखी। आप देखो क्या प्लेस वैल्यू को कंबाइंड करके लिखा गया है। अगर प्लेस वैल्यू को कंबाइंड करके लिखा जाता तो 9 आपको सबसे पहले दिखाई देता, बल्कि 9 सबसे पहले नहीं दिखाई दे रहा, तो प्लेस वैल्यू को कंबाइंड करके नहीं लिखा गया। अब क्या है, अब देखना आपको क्या प्लेस वैल्यू को बैक साइड से लिखा गया है। हाँ सर एन की प्लेस वैल्यू 14 यहां दिखाई दे रहा है, पर इसके बाद क्या आना चाहिए, बन नहीं आ रहा, तो रिवर्स साइड से भी प्लेस वैल्यू को नहीं लिखा गया। आप देखोगे क्या क्रॉस में प्लेस वैल्यू को चेंज कर लिखा गया, तो आप कहोगे सर क्या आई की जो प्लेस वैल्यू है वो तो दूसरी पोजीशन पर पहुंच गई है और एन की प्लेस वैल्यू जो है पहली पोजीशन पर आ गई है। तो क्या किया गया है कि आपस में इन दोनों की प्लेस वैल्यू को चेंज कर दिया गया है। जैसे आप देख पा रहे हो आई की प्लेस वैल्यू जो है इस पोजीशन पर आ गई है और डी की प्लेस वैल्यू कहां चली गई है, इस वाली पोजीशन पर चली गई है। जैसे एन की प्लेस वैल्यू आपकी यहां आ गई है और ए की प्लेस वैल्यू कहां चली गई है, पीछे चली गई। तो इसमें क्या किया गया है कि प्लेस वैल्यू को क्रॉस में लिखा गया है, दो की क्रॉसिंग में इस तरीके से प्लेस वैल्यू को चेंज करके लिखा गया है। इस तरीके से प्लेस वैल्यू को क्रॉसिंग में लिखा गया है चेंज करके। तो आपको समझ में आ रहा है कि सर जो अल्फाबेटिकल लेटर दूसरा है ना, इस वर्ड का जो अल्फाबेटिकल लेटर यू है उसकी प्लेस वैल्यू सबसे पहले आएगी। तो प्लेस वैल्यू 21 यहां आएगी क्योंकि इसी तरीके का पैटर्न है, यहाँ प्लेस वैल्यू को क्रॉस में चेंज करके लिखा गया। तो 21 डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 4 होती है। पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है। इस पी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी। अगर आपसे पूछा है आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है और ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। तो आपका पैटर्न इस तरीके से बनेगा। अब क्या करोगे, आप इसे लिख दोगे कि सर यू की प्लेस वैल्यू 21 यहां आ गई, 4 ये हो गया, 16 और आपका क्या आएगा 18 और ई की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो अगला पैटर्न आपका इस तरीके से ये बनेगा। देखो मैंने वर्ड सेम लिए हैं तीनों क्वेश्चन में, पर प्रत्येक का पैटर्न क्या है, अलग अलग है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने वर्ड यही रखा है आपके सामने इंडियन, और इंडियन को लिखा गया है 4, 14, 9, 14, 1 और 9। को इंडियन का कोड दे रखा है, आपको डफर का बताना है, डफर का कोड क्या होगा, क्लियर है कि नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि किसी निश्चित कूट भाषा में इंडियन को दिस लिखा गया है तो उसी निश्चित कूट भाषा में डफर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो भी अल्फाबेटिकल लेटर से मिलकर जो वर्ड बना हुआ है उसकी आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो आप बताओ आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है। इसकी कितनी होती है, 14 होती है। डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है। आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या इन प्लेस वैल्यूओं को कंबाइंड करके सीधा लिखा गया है, नहीं लिखा गया। अगर लिखा जाता तो सबसे पहले आपको 9 यहां दिखाई देता, उसके बाद 14 दिखाई देता, क्लियर है कि नहीं। अगर आप पीछे से देखोगे क्या बैक साइड से इन प्लेस वैल्यूओं को लिखा गया तो आपको 14 यहां दिखाई देता, क्लियर है, लिखा नहीं गया। आप 2 की क्रॉसिंग में देखो क्या प्लेस वैल्यूओं को 2 की क्रॉसिंग में चेंज करके लिखा गया, वो भी नहीं दिखाई दे रहा। अगर एन की प्लेस वैल्यू 14 यहां आती फिर 9, तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा। अब आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि ये सारी प्लेस वैल्यू आपको यहां दिखाई दे रही है, 9 भी दिखाई दे रहा है, 14 भी दिखाई दे रहा है, 1 भी दिखाई दे रहा है। तो आप 3 की क्रॉसिंग में देखो क्या प्लेस वैल्यूओं को 3 की क्रॉसिंग में लिखा गया है। तो आप देखोगे कि सर डी की जो प्लेस वैल्यू है ना 4, उसे सबसे पहले लिखा गया है।
जो आई की प्लेस वैल्यू है उसे यहाँ लिखा गया, जो एन की प्लेस वैल्यू है उसे इस तरीके से लिखा गया। तो आप देखोगे कि आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से इसे भी लिखा जाएगा कि एन की प्लेस वैल्यू यहाँ आएगी, आपकी आई की यहाँ जाएगी और ए की इस तरीके से आएगी। तो 3-3 की क्रॉसिंग में प्लेस वैल्यू को लिखा गया। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू किसकी आएगी, पी की प्लेस वैल्यू आएगी। पी की कितनी होती है 16, फिर आपकी यू की कितनी होती है 21 और डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4। फिर आप कहोगे सर आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18, पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16 और ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5। तो इस तरीके से 3-3 की क्रॉसिंग में प्लेस वैल्यू को लिखा गया। तो आपका जो इसका कोड, इसकी डिकोडिंग बनेगी किस तरीके से करोगे आप कि इसकी प्लेस वैल्यू आएगी सबसे पहले 16, फिर आएगी 21, फिर 4 आएगी, फिर 18, फिर 5, फिर 16। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि बताओ इंडियन को कोड किया गया है, इंडियन को कोड किया गया है और आपसे पूछा जाएगा डफर को क्या लिखा जाएगा। अगर किसी निश्चित कूट भाषा में इंडियन को दिस लिखा जाता है तो उसी निश्चित कूट भाषा में डफर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले काम यही है कि आपको क्या करना है, पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, किस पैटर्न के बेसिस पर ये आपकी कोडिंग की गई है, तभी आप बता पाओगे कि इसकी कोडिंग क्या की जाएगी। क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। मैंने बताया था जब भी आपको नंबर कोडिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू लिखोगे और अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू लिखोगे तो आप देखोगे सर आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है और आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है और ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14 होती है। अब आप देखो जितने भी मैंने अभी तक आपको पैटर्न कराए हैं क्या उनमें से कोई पैटर्न लग रहा है। अगर मेरे भाई डायरेक्ट आपके सामने ये क्वेश्चन होता तो क्या देखते आप इन्हें कंबाइंड करके लिखा जाता तो आपको सबसे पहले 9 दिखाई देता, फिर 14 दिखाई देता, तो पहले वाला पैटर्न आपका लगेगा नहीं। अगर बैक साइड से इनकी प्लेस वैल्यू को लिखा जाता तो एन की प्लेस वैल्यू सबसे पहले आती, फिर ए की प्लेस वैल्यू आती, फिर आपकी आई की प्लेस वैल्यू आती। आपको इस तरीके से भी नहीं दिखाई दे रहा, 2-2 की क्रॉसिंग में भी प्लेस वैल्यू नहीं दिखाई दे रही, 3-3 की क्रॉसिंग में भी नहीं दिखाई दे रही। तो अब करोगे क्या कि सर किस तरीके से प्लेस वैल्यू लिखी गई है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आपको क्या करना है, यहां डी की जो प्लेस वैल्यू है कितनी होगी 4 होगी, इसे 4 करो। डी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी आपकी, डी की प्लेस वैल्यू लिखोगे सर 4 होती है। क्लियर है कि नहीं। अब देखो आप क्या करोगे, अगर देखो मेरे भाई यहां आपको 18 दिखाई दे रहा है, एक चीज तो ये समझ में आ रही है अगर इस अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू और इसकी प्लेस, इस वाली प्लेस वैल्यू का मैं सम करूं तो कितना मिलेगा 27 मिलेगा। अगर इसकी प्लेस वैल्यू और इस दूसरे वाले की प्लेस वैल्यू का सम करूं तो आपको 27 मिलेगा। अगर इस 4 की और इस 23 का सम करूं तो 27 मिलेगा। अगर i की प्लेस वैल्यू और इस 18 का सम करूं तो आपको 27 मिलेगा। अगर इस 1 और इस आपके 26 का सम करूं तो 27 मिलेगा। अगर 13 और 14 को जोड़ा जाएगा तो कितना मिलेगा 27 मिलेगा। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि जो अपोजिट लेटर होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू का सम कितना होता है 27 होता है। कहने का मतलब क्या है कि अब के जो आपका पैटर्न बना है वो अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी गई है। किस तरीके से कि सर आई के अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे आर होता है, तो आर की प्लेस वैल्यू को लिखा गया है। तो आपको पता होगा कि अपोजिट लेटर होते क्या है। तो अगर मैं कहूं आपसे आई के अपोजिट क्या होता है तो आप कहोगे सर आई के अपोजिट होता है आर। अगर मैं कहूं आपसे एन के अपोजिट क्या होता है तो आप कहोगे एम। डी के अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू होता है और आई के अपोजिट आपका आर होता है और ए के अपोजिट क्या होता है जेड होता है और एन के अपोजिट क्या होता है तो आप कहोगे सर एम होता है। कहने का मतलब क्या है कि अब के जो भी अल्फाबेटिकल लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं इनके जस्ट अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू आपको लिखी गई है। तो आपको पता चल गया कि पैटर्न किस बेसिस पे बना हुआ है। तो आपको भी वही काम करना है कि सर क्या करना है, पैटर्न आपको पता चल गया। अब बताओ डी के अपोजिट होता है डब्ल्यू, तो पहले इनके अपोजिट लेटर लिखोगे तो डी के अपोजिट क्या आएगा सर डब्ल्यू आएगा। अगर हम कहें यू के अपोजिट क्या होगा तो आप कहोगे सर एफ होगा और पी के अपोजिट क्या होगा तो आप कहोगे सर पी के अपोजिट क्या होगा के होगा।
फिर K होगा P के अपोजिट, और E के अपोजिट क्या होगा आपका, तो आप कहोगे सर B होगा, और I के अपोजिट क्या होता है, तो आप कहोगे R के अपोजिट क्या होता है, I होता है। तो आपको क्या करना है कि नंबर कोडिंग में किया गया अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को लिखा गया है, तो आपको भी इन अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो आपको पता होगा सर, अगर हम बात करें तो आपकी W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे सर W की प्लेस वैल्यू 23 होती है, F का कितना होता है, प्लेस वैल्यू 6 होती है, K का 11 होता है, K 11 होगा, B 22 होगा, और I कितना होगा 9। तो आपके क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से बनेगा और ये आपका पैटर्न बनेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अगली क्लास में। अगर आपको इसी प्रकार वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं आपको रीजनिंग के टॉपिक वाइज सारी चीजें कराता रहूंगा। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो और आप बता सकते हो। सारे टॉपिकों को मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा और सारी चीजों को हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, और एक बेहतर तैयारी करने के लिए आप जुड़ सकते हो एग्जाम दक्ष के साथ। थैंक यू।